और चालू हो गया। सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय और उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और एमए प्रवेश और एमए फाइनल सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय क्यों हुआ और उसके क्या कारण रहे, और ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। अब उसमें कारणों की यदि हम चर्चा करें तो जो मोटे मोटे जो कारण हैं, जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक एकता की स्थापना, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, ऐतिहासिक अनुसंधान, पाश्चात्य शिक्षा, भारतीयों का विदेश गमन, भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास, आर्थिक, भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति, यातायात व संचार के साधनों का विकास, विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव, लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति और इल्बर्ट बिल विवाद, ये मुख्य मुख्य कारण हैं जिससे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सर चार्ल्स डिके ने ग्रेटर इंडिया पुस्तक में लिखा है कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो था उसको अंग्रेज़ों ने जब कुचला तो बिना ही न्यायिक कार्रवाई के भारतीयों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, गांव के गांव जला दिए गए और ऐसा कत्लेआम किया गया कि मोहम्मद तुगलक भी शर्मा जाए। जनता के ऊपर जो ये अत्याचार किया गया उससे जनता में असंतोष बढ़ा और उस असंतोष ने जनता को ब्रिटिश साम्राज्य के का विरोधी बना दिया और बदले की भावना का विकास हुआ। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत में जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्न किए उससे भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना भी हुई। इस राजनीतिक एकता के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत जो था वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया, जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। पहले राज्य रजवाड़े थे, अलग अलग रियासतें थी और उन रियासतों पर कोई भी एक केंद्रित शासन स्थापित करने में सफल नहीं हुआ था। जितनी आवागमन के साधनों और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के कारण अंग्रेज़ों को जो सफलता हुई, ये जो राजनीतिक दृष्टि से जब भारत एक हो गया तो जब ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया गया तो सभी भारतीय जो थे वो एक झंडे के नीचे आ पाए और ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को भारत से भारत की राजनीतिक एकता जो थी वो सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन उसने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। तीसरा जो कारण हम देखते हैं वो है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। दरअसल भारत में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे पुनर्जागरण के अग्रदूतों ने, इन महान पुरोधाओं ने जो कार्य किया उससे भारतीय जनता का धार्मिक और सामाजिक रूप से पुनर्जागरण हुआ। दरअसल भारत जो था एक अंधविश्वास के दौर से गुजर रहा था और सामाजिक आधार पर काफ़ी बटा हुआ था। इन सभी हमारे जो पुरोधा थे, जो हमारे राष्ट्रीयता के वाहक थे, इन सब ने जनता में अंधविश्वास को दूर करके और सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से उनके उत्थान में सहयोग दिया। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना कर्नल अलकोट ने की थी और मैडम ब्लेवेटस्की ने की थी, बाद में चलकर मैडम एनी बिसेंट भी इससे जुड़ गए और उनके द्वारा भारत में जो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य किया, अंतोगत्ता उससे राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होती चली गई और के विरुद्ध जो एकता की भावना प्रफुल्लित हुई, उस सब में इसका एक अहम योगदान रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों में हीनता की भावना को दूर करने के लिए कहा था कि भारत का हिंदू धर्म किसी भी दृष्टि से, हमारा जो सनातन धर्म है वो किसी भी दृष्टि से पाश्चात्य जो धार्मिक संस्थाएं हैं
और जो पाश्चात्य धर्म है उससे हीन नहीं है। और उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में लिखा हुआ है कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो और स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी भी त्रुटियां क्यों न हो, विदेशी राज्य से अच्छा होता है। स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक पुनरुत्थान और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के माध्यम से समाज में पुनर्जागरण किया। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम, जिसे हमारे पुनर्जागरण का पहला अग्रदूत कहा जाता है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने में योगदान दिया। इसके अलावा ऐतिहासिक अनुसंधान, कुछ विदेशी जो अध्ययनवेता थे, इतिहासविद थे, जैसे सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, कोलब्रुक, रोथ, किथ, भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री, उन्होंने भारतीयों के सामने भारत का ऐसा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप में समकालीन यूरोपियन सभ्यता से कमतर नहीं था। उन्होंने बताया कि भारत का साम्राज्य पहले पामीर, मलाया, इंडोनेशिया, मैकांग, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और भारत विशाल साम्राज्य जो भारत में रहा है और भारतीय एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में संगठित भी रहे हैं और अगर वो प्रयास करें तो ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा जो थी, यद्यपि अंग्रेज़ों ने जो भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा दी तो उसका एक उद्देश्य ये था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति तो नष्ट हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो किंतु रुचि से, विचार से, शब्द और बुद्धि से वो उनके लिए क्लरिकल कार्य कर सके। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्हें मिल्टन, बर्क, मील, मैकाले और हर्बर्ट स्पेंसर की जो कृतियाँ थी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता और स्वराज्य की अकूत भावना जिसके अंदर भरी हुई थी। और उनके विचारों ने, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उसमें इस भावना का संचार किया कि हमारा देश गुलाम नहीं होना चाहिए, हमारा देश भी आज़ाद होना चाहिए। AR देसाई ने एक जगह लिखा है कि शिक्षित भारतीयों ने जो अमेरिका, इटली और आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में पढ़ा तो ऐसे लेखकों की रचनाओं का उन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांत का प्रचार किया है। ये शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता हो गए। इनमें प्रमुख हैं राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोमेश चंद्र बनर्जी, दीनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो अंग्रेजी शिक्षा के देन थे, इन सब ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना का परिपोषण किया। भारतीयों का विदेश गमन, दरअसल 19वीं सदी से ही अनेक भारतीयों ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश का रुख किया और जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जब भावना उन्होंने उनके पाश्चात्य साहित्य में जब उन्होंने पढ़ा तो उनके मन में ये विचार आया कि मेरा देश भी आज़ाद होना चाहिए और भारत लौटकर उन्होंने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने स्वतंत्रता और स्वाधीनता का मूल्य समझा और उनके मन में जो हिंसा की भावना थी, जो दासता की मनोवृत्ति थी, वो कम होती चली गई। इसके अलावा भारतीय जो समाचार पत्र और देशी साहित्य था उसका भी बड़ा निर्णायक योगदान रहा है। इसमें जो प्रमुख समाचार पत्र थे जैसे संवाद कौमुदी 1821 में पब्लिश हुआ, बॉम्बे समाचार, बंगदूत, रफ्त गुफ्तार, अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के जो समाचार पत्र थे, मराठा, केसरी, इन सब ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को बलवती किया। और उन्होंने एक जगह लिखा है कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज दोनों परस्पर विरोधी हैं और दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ उपन्यास लिखा और वंदे मातरम की जो उन्होंने रचना की, वो बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पाठ्य पुस्तक बन गई। आर्थिक असंतोष, आर्थिक असंतोष, मैकाले का एक प्रसिद्ध कथन है कि आर्थिक असंतोष हमेशा ही क्रांति को जन्म देता है। आर्थिक असंतोष जब होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जनता में विपिनता आती है और वो विपिनता उनको विद्रोह के लिए प्रेरित करती है। 17वीं शताब्दी में जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उसकी आर्थिक हालत बेहद खस्ता होती चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के परिणाम स्वरूप भारत आर्थिक रूप से दरदर हो गया। 1900 में सर विलियम डिग्बी ने लिखा है कि करीब 10 करोड़ भारतीय ब्रिटिश भारत में ऐसे थे जिनको और उन्नतिशील देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। भारतीय उद्योग धंधे को, कृषि को बर्बाद कर दिया गया और भारतीयों के आर्थिक हालात बेहद दयनीय हो गए
और भारतीयों की ये बात समझ में आ गई कि इसके लिए ब्रिटिश शासन दोषी है और इसे उखाड़ फेंका जाना चाहिए। इसका बाद अगली अगर हम बात करें तो भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की जो नीति थी वो भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक प्रमुख कारण रही। जब 1833 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में जिसमें विलियम बेंटिंग थे और लॉर्ड मैकाले जब थे, तो ये प्रावधान किया गया था कि सिविल सेवा के अंदर और सरकारी नौकरी के अंदर यदि कोई भी भारतीय आता है तो उसके धर्म के आधार पे, उसके जन्म स्थान के आधार पे, उसके वंश के आधार पे और उसके वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जो भारतीय आईसीएस सेवा में सफल हो गए उनको कोई न कोई बहाने के आधार पर सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। जैसे अपन बात करें तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उनको सिविल सेवा से निकाल दिया गया, किसी को घुड़सवारी जैसी मामूली बात पे अलग कर दिया गया। तो इसमें शिक्षित भारतीयों में ये बात आई कि हम में योग्यता होने के बावजूद ब्रिटिश शासन हमें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहता और हमें जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा तब तक भारतीयों को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर प्राप्त नहीं होंगे। एक अगला जो राष्ट्रवाद के उदय का कारण था यातायात। दरअसल सड़क, रेलवे, डाक, तार और ये जो संचार के साधन थे, इन संचार के साधनों के कारण जो राष्ट्रहित में जो लोग कार्य कर रहे थे, देशभक्त जो आपस में कार्य कर रहे थे, वो एक दूसरे से तीव्र गति से मिल सकते थे, कोई प्लान बना सकते थे और जनता से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते थे। गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा भी है कि संचार के इन साधनों ने सारे देश को गूंथ कर एक कर दिया और भौगोलिक एकता को मूर्त वास्तविकता बना दिया। यातायात के साधनों के कारण ही श्री बनर्जी का नागरिक सेवा संबंधी अखिल भारतीय दौरा संभव हो सका। इसके अलावा विदेशी आंदोलनों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। उस समय जब भारतीय अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के जो राजनीतिक आंदोलन थे, इंग्लैंड में सुधार कानून पारित हो रहे थे, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की जो स्थापना हुई थी, इन सब घटनाओं ने भारतीयों के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला। मजूमदार ने लिखा भी है कि भारतीय सीमा के बाहर घटित इन घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद की धारा को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया। अब है एक सबसे बड़ा जो कारण रहा वो था लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है कि जब राजनीतिक प्रगति का विकास होता है तो उसमें जो बुरे और क्रूर शासक हैं वो एक गुप्त वरदान के रूप में सामने आते हैं। उनके कारण समाज में एक ऐसी जागृति उत्पन्न होती है जो वर्षों के प्रचार और आंदोलन से भी संभव नहीं है। लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने अपने शासन कार्य में भारतीय जनता को कुचलने के इतने कार्य किए कि जनता में तीव्र असंतोष पनप गया। जैसे उन्होंने आईसीएस के अंदर जो प्रवेश की जो आयु थी सिविल सेवा की, वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इसके अलावा 1 जनवरी 1877 को जब भारत में, दक्षिणी भारत में अकाल पड़ा हुआ था, तब विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए एक विशाल दरबार उन्होंने आयोजित किया और जब भारतीय समाचार पत्रों ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई तो उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। एक भारतीय समाचार पत्र ने तो ये भी लिखा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसमें लॉर्ड लिटन जो था उसने भारत से 80 लाख पौंड के अन्न का निर्यात भी किया, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष पनपा। इसके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन जो था उसने जो प्रेस एक्ट जारी किया उसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए कि वो ब्रिटिश शासन की बुराई नहीं लिखेंगे। इसके अलावा भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया जिसमें भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई। और अफ़गानिस्तान में अन्न के निर्यात के साथ साथ साइप्रस में सेना खर्च का जो खर्चा था वो भी भारतीय राजकोष पर मंड दिया गया, जबकि भारतीय राजकोष की स्थितियां उस समय बहुत दयनीय थी। देश के आर्थिक हालात बहुत और आम जनता पिस रही थी। तो लॉर्ड लिटन की जो दमनात्मक नीतियां थी उससे भारतीयों में तीव्र असंतोष पनपा। दरअसल इल्बर्ट बिल विधेयक जो क्या था, सबसे पहले इस बात को अपन जानते हैं कि इल्बर्ट जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल था उसके शासनकाल में 1883 में जो विधि सदस्य थे मिस्टर इल्बर्ट, उन्होंने जो व्यवस्थापिका परिषद थी उसमें एक विधेयक रखा था, एक बिल रखा था, जिसमें पहले क्या होता था कि जैसे भारतीयों के जो मुकदमे थे वो अंग्रेज़ सुनते थे और अंग्रेज़ों के मुकदमे भी अंग्रेज़ ही सुनते थे, तो उसमें भारतीयों को न्याय नहीं मिलता था। इसमें यह व्यवस्था की गई कि जब किसी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई मुकदमा होगा तो उसकी सुनवाई में आधे भारतीय और आधे अंग्रेज़ होंगे। तो इसका विरोध अंग्रेज़ों ने करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि अगर बहुत ज़्यादा
अगर अंग्रेज़, पहले क्या होता था कि अंग्रेज़ अंग्रेज़ों के पक्ष में फैसला सुनाते थे और भारतीयों को दंडित करते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल विधेयक आने से अंग्रेज़ों में ये भावना गई कि अगर भारतीय जज भी उनके मुकदमे की सुनवाई करेंगे तो जो एक पक्षीय नीति उन्होंने अपना रखी है उसके कारण वो जो है भारतीय जज मजबूत होते जाएंगे और भारतीयों को न्याय मिल जाएगा। तो सारे अंग्रेज़ों ने मिलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड रिपन जो थे उनको ये विधेयक वापस लेना पड़ा। तो ये भारतीयों में को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम संगठित होकर किसी विधेयक का विरोध करें या सरकार के किसी कदम की हम जो है आलोचना करें, मजबूत आंदोलन करें, तो सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ेगा और एकता के अंदर ही जीत तय होती है। ये बात भारतीयों की समझ में आई। सर हेनरी कॉटन ने लिखा भी है कि इस विधेयक और इसके विरोध में किए गए आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीयता पर जो प्रभाव डाला वह प्रभाव विधेयक के मूल रूप से पारित होने पर कभी नहीं हो सकता था। एक भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 को सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आंदोलन की प्रणेता बन गई, उसकी मजबूत नेतृत्वकर्ता बन गई और कांग्रेस के आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। दरअसल कांग्रेस जो थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगुवाई करने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसमें विविध विचारधाराओं के सभी लोग कार्यरत थे। तो कांग्रेस जो थी उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई और अंततोगत्वा भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति मिली। तो आज के अपने इस चैप्टर्स में अपन ने पढ़ा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय जो हुआ उसके क्या क्या कारण रहे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।